आज हम लोग माइकोराइजा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माइकोराइजा। तो एक प्रश्न आ रहा है कि माइकोराइजा क्या है। ठीक है, तो इस पूरे पर्यावरण में, पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव हैं, वो सभी जीव एक दूसरे के साथ कोई न कोई संबंध बनाते हैं। चाहे वो परजीवी का संबंध हो, चाहे वो सहजीवी का संबंध हो, चाहे वो सहकारिता का संबंध हो, विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम लोग माइकोराइजा के बारे में जो पढ़ेंगे, तो माइकोराइजा एक्चुअली क्या, यह एक संबंध है। तो कैसा संबंध है? एक रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या कहलाता है ये जानेंगे। इस रिश्ते का नाम है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध। तो कोई पूछे कि माइकोराइजा क्या है, तो एक ही सिंपल सा जवाब है कि माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। अब बात उठती है कि यह सहजीवी संबंध क्या होता है, समझे? तो सहजीवी संबंध दो जीवों के बीच एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव परस्पर एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं, दोनों फायदा प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। तो संबंध दो लोगों के बीच होता है, अकेले अकेले तो संबंध नहीं होगा ना। तो यह जो संबंध है किसके किसके बीच होगा? तो दो जीव है। एक है आपका उच्च कुल का पौधा, उच्च कुल के पौधे की जड़, पौधे की जड़ें, और दूसरा ग्लूमस वंश का कवक। तो ये संबंध किसके किसके बीच हो रहा है? उच्च कुल का पौधा का जड़ है, और एक ग्लूमस वंश का कुल का एक कवक है, फंगस है, उसके बीच का रिश्ता है। जैसा कि नाम से पहले को बता चुके हैं कि इस रिश्ते में दोनों को फायदा होगा। किस तरह से फायदा लेता है? कवक के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। जब इसमें पर्णहरित ही नहीं होगा तो ये अपना भोजन कैसे बनाएगा? यह भोजन नहीं बना सकता। इसको भोजन के लिए आश्रित रहना पड़ेगा दूसरे पर। और उच्च कुल का पौधा, उच्च कुल का पौधा से हम लोग क्या समझे? जैसे बड़ा बड़ा जो पेड़ है, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स है ना। तो खास करके जो जिम्नोस्पर्म, कौन सा पौधा? जिम्नोस्पर्म, नाम हम पढ़ चुके हैं, जिम्नोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म का जो पौधा होता है, ये पौधा पहाड़ी एरिया में पाया जाता है खास करके, और मिट्टी में इस पौधा के लिए फास्फोरस का होना जरूरी है, और यह फास्फोरस डायरेक्ट ले नहीं पाता है। तो कवक क्या करेगा कि अपने पाचक रस के मदद से इसको क्या प्रदान करेगा? फास्फोरस। क्या देगा इसको? फास्फोरस प्रदान करेगा चट्टानों को तोड़ के, और इसके बदले में यह कवक को क्या देगा? बना बनाया भोजन, अभी भोजन देगा। इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये जो संबंध है माइकोराइजा एक जैव उर्वरक का भी कार्य करता है। जैव उर्वरक कहने का अर्थ ये, उर्वरक किसको कहते हैं? कि वैसे तत्व या वैसे यौगिक जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कौन सी गुणवत्ता? पोषक गुणवत्ता को, ताकि पेड़ पौधे अच्छे से पोषण को प्राप्त कर लें। तो पोषक तत्व में क्या आता है? मुख्य रूप से नाइट्रेट आता है, फॉस्फेट आता है, फास्फोरस आता है। तो यहाँ पर ये सब मिट्टी में क्या प्रदान करता है? स्वतः फास्फोरस देता है। इस तरह से माइकोराइजा जैव उर्वरक की भांति कार्य करता है। अब इसको हम लोग लिख लें। अब हम इसको हम लोग परिभाषित कर लें कि माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा
क्या है? आंसर लिखेंगे उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं ग्लोमस वंश के कवक के बीच स्थापित सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा कहते हैं। यह जो सहजीवी संबंध है सिर्फ कवक और इस कुछ कुल के पौधे के बीच ही नहीं होता है, बल्कि कुछ जीवाणुओं के बीच भी पाया जाता है। जैसे दलहनी पौधे का जड़ है और उसके जड़ पर एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम, और राइजोबियम दलहनी पौधे को क्या करता है? नाइट्रेट प्रदान करता है, और नाइट्रेट पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन फिर भी पौधा उन्हें डायरेक्ट सीधे तौर पर नहीं ग्रहण कर सकता है। वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। तो यहाँ पे जो राइजोबियम है दलहनी पौधे का जो जड़ों में पाया जाता है, वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को देता है, और उसके बदले में दलहनी पौधा उस जीवाणु को, राइजोबियम को रहने के लिए ठिकाना देता है, आश्रय देता है। तो यह जो संबंध है उस संबंध को भी हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। वो प्रश्न है जैव उर्वरक। उर्वरक, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। अब ये जैव उर्वरक क्या है? ये प्रश्न है। सबसे पहले ही दिमाग में आता है कि सर उर्वरक क्या होता है। तो मोटे तौर पर समझिए कि उर्वरक वैसे यौगिक होते हैं जो मिट्टी की, मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं ताकि पेड़ पौधा सही ढंग से विकास कर सके। अगर मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो पौधे का विकास नहीं हो पाएगा। पोषक तत्व के अंतर्गत मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फेट वगैरह आते हैं। तो उर्वरक एक होता है जो फैक्ट्री से तैयार होकर आता है, उसको रासायनिक उर्वरक कहते हैं। वो हम लोग खेतों में डालते हैं, पौधे उसका उपयोग करते हैं। कुछ उपयोग नहीं भी कर पाते हैं, वो मिट्टी में ही पड़े रह जाते हैं। उससे क्या होता है, जो मिट्टी में पड़े रह जाते हैं वो धीरे धीरे वर्षा के जल के साथ नदी तालाब में पहुंच जाते हैं और वहाँ उस जल को दूषित करते हैं। लेकिन हम लोग बात कर लें जैव उर्वरक का, तो जैव उर्वरक का मतलब ही होता है जीव विज्ञान से संबंधित, है ना, जिसमें जीवन। जब कोई भी जीव जब उर्वरक की तरह कार्य करेगा तो क्या कहेंगे जी इसको? जैव उर्वरक कहेंगे। क्या आपको कहेंगे जैव उर्वरक? आप पौधे को क्या फायदा पहुंचाता है? तो हानि पहुंचाता है। जैव उर्वरक खास करके कुछ ऐसे जीवों को कहा जाता है जो मिट्टी में पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन का सीधे तौर पर क्या करते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं और मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक, जैव का मतलब क्या हो गया? जीव से हो गया, और उर्वरक का अर्थ क्या हो गया? पोषक तत्व। जैव उर्वरक का अर्थ क्या हो गया? पोषक तत्व। ये पोषक जो तत्व है
ये आपका क्या क्या हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है और फॉस्फेट हो सकता है। ये पोषक तत्व नाइट्रेट और फॉस्फेट को बनाने वाले जो जीव होंगे वो स्वतः क्या कहलाएंगे, जैव उर्वरक। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव जो जैव उर्वरक का कार्य करते हैं हम पहले ही बता चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। उसमें से कुछ जीव है, जीवाणु आते हैं, नील हरित शैवाल आते हैं जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। उसके अलावे कवक आते हैं। कवक के बारे में तो बता ही चुके हैं कि ग्लोमस वंश का कवक और उच्च कुल का पौधा का जो जड़ है वो माइकोराइजा बना देता है। तो माइकोराइजा भी क्या है, जैव उर्वरक की तरह कार्य करता है। अगर जीवाणु की बात करें तो जीवाणु दो प्रकार के होंगे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। कुछ जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रेट में बदलेंगे बिना किसी के सहयोग के, वो मिट्टी में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। वैसे जीवाणु नाम है जैसे एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये सभी मिट्टी में पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रेट में बदल देते हैं। वहीं पर राइजोबियम जो जीवाणु है वो दलहनी पौधों की जड़ के साथ सहजीवी संबंध बनाते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो जीवाणु की बात हो गई, कवक की बात हो गई माइकोराइजा के रूप में, और तीसरा क्या बच गया, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। इसमें से कुछ जो शैवाल होते हैं उसका नाम आप लोग शायद पहली बार सुनिएगा, एनाबीना, नोस्टॉक, ओसिलोटोरिया। ठीक है, ये जो नील हरित शैवाल है यह मिट्टी में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ जो शैवाल है वह भी सहजीवी संबंध बनाता है। एक एजोला नाम का एक फर्न होता है, फर्न समझते हैं जो बांस की झाड़ी में नीम की पत्ता की तरह पाया जाता है, टेढ़ा टेढ़ा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्न बोलते हैं। उसी की जाति का छोटा छोटा फर्न होता है जिसको हम लोग एजोला पिनाटा बोलते हैं। वो एनाबीना जो शैवाल है उसके साथ सहजीवी संबंध बना के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और ये सहजीवी संबंध हमारे धान के खेतों में, खास करके धान के खेतों में पाया जाता है। यह जो प्रश्न है एजोला के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, यह +2 से लेके बीपीएससी तक पूछता है, कई एग्जाम में पूछता है। ये जैव उर्वरक एक ऐसा टॉपिक है, ज्वलंत टॉपिक, बर्निंग मुद्दा है कि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। और क्यों? क्योंकि पूरे विश्व का वैज्ञानिकों का जो ध्यान है इसी उर्वरक को बढ़ावा देने की ओर लगा हुआ है, ताकि हम लोग जो भोजन प्राप्त करें उसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम से कम हो सके। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं कि जैव उर्वरक क्या है। अब उसको हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको हम लोग परिभाषित कर देते हैं। जैव उर्वरक क्या है? आंसर में लिखेंगे वैसे सूक्ष्म जीव तो समझते हैं जो खुलियां आपको दिखाई नहीं देते उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। वैसे सूक्ष्म जीव जो मृदा, मिट्टी इसको बोलते हैं, जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे एक नंबर में हम लोग लिखते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया।
इसका एग्जाम्पल हम लोग आपको बता चुके हैं। पहला क्या होगा, राइजोबियम। यह कैसा बैक्टीरिया, यह सजीवी बैक्टीरिया है। यह दलहनी पौधों के साथ सजीवी संबंध बनाकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है एज़ोटोबैक्टर। तीसरा है एज़ोस्पाइरिलम। कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरिलम। जिसमें से ये एज़ोटोबैक्टर और एज़ोस्पाइरिलम ये दोनों बैक्टीरिया मुक्त अवस्था में मिट्टी में पाए जाते हैं। सिर्फ यह बैक्टीरिया दलहनी पौधों के साथ सजीवी संबंध बनाता है। दूसरा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी या फिर साइनोबैक्टीरिया। इसके अंतर्गत अभी बताया आपको ना एनाबीना, नोस्टॉक और ओसिलोटोरिया। क्या नाम बताया, एनाबीना, नोस्टॉक और ओसिलोटोरिया। जिसमें से ये प्रश्न बताया कि एनाबीना जो साइनोबैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है, एजोला पिनाटा नामक शैवाल के साथ फर्न के साथ यह एक सहजीवी संबंध बनाता है। और यह कहाँ पाया जाता है, धान के खेतों में। और तीसरा जो है माइकोराइजा। ये सभी क्या कहलाएंगे, जैव उर्वरक कहलाएंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, जो बहुत ही VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 12th क्लास के लिए, जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो लगेगा पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है, किसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। क्या कहेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन। अब इसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है, कि एकल कोशिका प्रोटीन क्या है। एक नया शब्द है, कैसे आया है। हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इससे भारत भी अछूता नहीं है, भारत तो नंबर 1 पे भी पहुंच गया। तो जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, उस तेजी से जमीन तो नहीं बढ़ रहा है। और खेती कहाँ पे होता है, जमीन पर। अगर जमीन ही कम पड़ जाए तो क्या किया जाएगा, आदमी भूखे मरेगा, जंगल को काटेगा, ये कर सकते हैं नहीं। तो भोजन का जो स्रोत है वो एक लिमिटेड है। हम लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, अनाज से, दूध से, मांस से, अंडा से। इसके अलावा कोई उपाय है नहीं है ना। कोई बोलेगा कि हम लोग मीट खा कर रह जाएंगे, कोई कहेगा हम लोग दूध पी कर रह जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग चावल से भात बना सकते हैं, चावल नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या, नहीं। तो जिस तरह से जमीन घट रहा है, खेती के लिए जमीन कम पड़ रहा है, अब वैसे समय में भोजन के नए विकल्प को खोजना एक महत्वपूर्ण क्या है, एक टास्क है। तो जैव वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि भोजन का अन्य जो विकल्प है उसको तलाशा है। तो कहाँ तलाशा है,
तो भोजन का अन्य विकल्प सूक्ष्म जीवों में तलाशा है, कुछ बेकार जीवों में तलाशा है। जैसे आप एक समझिए कि नाली का पानी है, सीवेज वाटर बहता रहता है, उसमें बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ रहता है, उसमें ग्रीन कलर का हरे रंग का छोटा छोटा शैवाल होता है जिसको हम लोग एस्पायरुलिना कहते हैं, और वो सड़ के वहीं दुर्गंध करके बर्बाद हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि उस शैवाल में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा है, तो क्यों ना उस प्रोटीन को निकाल लिया जाए। अगर सीधे तौर पर ना खाएं तो आटे में ही मिला दें, रोटी बना के खा लें, बिस्किट में डाल दिया जाए। तो उस सूक्ष्म जीव से प्रोटीन को निकालना भोजन के विकल्प के रूप में, भोजन के प्रोटीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना वैज्ञानिकों को लगा कि एक अच्छा कदम होगा। उसके अलावा कल तक किसानों के जो खेतों में पुआल में बहुत सारे मशरूम उगते थे, सड़ के बर्बाद हो जाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इस मशरूम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब एक छोटे से कमरे में भी बहुत मात्रा में हम लोग मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, और कम मशरूम में भी क्या बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा है। उसके अलावे एक जीवाणु है जिसका नाम है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस जीवाणु। वो जीवाणु क्या करता है, रात भर में 25 टन प्रोटीन का उत्पादन कर सकता है। अनबिलीवेबल, उसको हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो क्यों ना प्रोटीन के विकल्प के रूप में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सके भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए भी। तो इन चीज़ों का, इसका सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के विकल्प के रूप में, भोजन के रूप में इस्तेमाल करना, उपयोग करना क्या कहलाएगा, एकल कोशिका प्रोटीन। क्या कहलाएगा, एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन में क्या आ गया, आपका सूक्ष्म जीव आ गया। क्या आया, सूक्ष्म जीव। और इस सूक्ष्म जीव में कौन कौन जीव है, 3 जीव का नाम मैंने अभी आपको बताया। पहला बताया एस्पाइरुलिना, ये क्या है, शैवाल है, यही नाली में उगता है। ठीक है। दूसरा क्या बताया, मशरूम, जो क्या है, कवक है। और तीसरा मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस ये क्या है, जीवाणु। ये क्या करता है, रात भर में 24 टन प्रोटीन बना सकता है। सोचो, जबकि गाय का जो दूध लेंगे 1 लीटर में कितना 200 ग्राम भी प्रोटीन नहीं प्राप्त होगा, जबकि रात भर में, और बैक्टीरिया को मार के खाने में कोई पाप पुण्य का भी टेंशन नहीं है ना। तो इस तरह से इसको अगर हम लोग अब भाषा में लिखें, परिभाषा के तौर पे लिखें, तो अब आप लिखा देते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, आंसर में लिखेंगे पशुओं एवं मनुष्यों के पोषण हेतु सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के वैकल्पिक
वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग करना एकल कोशिका प्रोटीन कहलाता है। एकल कोशिका प्रोटीन कहलाता है। सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोले तो वैसे सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग हम लोग प्रोटीन के विकल्प के रूप में करते हैं, वैसे सूक्ष्म जीवों को हम लोग एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। जैसे में एक नंबर में लिखा स्पाइरुलिना, ये क्या है? शैवाल है। दूसरा क्या बनता है? मशरूम। ये क्या है? कवक है। और तीसरा मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोट्रोपस। ये क्या है? आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर चर्चा करें।